हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखराज प्रजापत सर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से। हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो आइए जानते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी हमारे पास में एक स्पॉन्टेनियस जो है प्रोसेस होती है, यानी एक स्वतः अभिक्रिया होती है। इस नेचर में कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल जो है फॉर्म में होते हैं, तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो कुछ पार्टिकल्स को जो है एमिट करते हैं अपने अंदर में से। तो उन पार्टिकल्स में हमारे पास में होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और ये अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को जो है एमिट कर रहा है। तो इस तरह की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जो है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी एक हमारे पास में रैंडम प्रोसेस होती है और एक स्टैटिकल प्रोसेस होती है। इसमें आप पर्टिकुलर किसी न्यूक्लियाई के लिए यह नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई न्यूक्लियाई जो है दोस्तों वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो है डीके हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी हम ये कह नहीं सकते, कोई भी प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल जो एमिट होते हैं। गामा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास में ओनली एनर्जी कैरी करते हैं, इनके पास में कोई भी मास नहीं होता है। यानी कि जब गामा पार्टिकल जो है एमिट होता है तो नंबर ऑफ हमारे पास में मास नंबर और हमारे पास में एटॉमिक नंबर इनमें चेंज नहीं होता है। लेकिन अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल ये दोनों जो है हमारे पास में मास को कैरी करते हैं, इसीलिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों यहाँ पर जो है चेंज जाते हैं। दोस्तों, अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो या फिर गामा पार्टिकल हो, तीनों तरह के पार्टिकल जब एमिट होते हैं तो रेडियो एक्टिविटी के बाद हमारे पास में जो नया एलिमेंट हमें मिलता है वो दोस्तों उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। और ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है दोस्तों वो और अल्फा, बीटा और गामा जैसे पार्टिकल्स को जो है एमिट कर सकता है। यानी किसी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के दौरान अगर कोई न्यूक्लियाई जो है दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, देन दोस्तों एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से दूसरा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी जो है दोस्तों बन सकता है। और बनने वाला जो नया न्यूक्लियाई होगा उसे दोस्तों नाम से जानेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की यूनिट की। तो रेडियो एक्टिविटी की हमारे पास में जो खोज थी दोस्तों वो की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। और हेनरी बैक्वेरेल के नाम से ही जो है इसकी यूनिट जो है सबसे जो ऐसा यूनिट इसकी मानी जाती है वो होती है हमारे पास में बैक्वेरेल। और इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि 1 बैक्वेरेल इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसे लिखा जाता है डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसके अलावा इसे लिखा जाता है काउंट पर सेकंड, यानी कि सीपीएस, काउंट पर सेकंड। दोस्तों, इसकी अदर यूनिट में हमारे पास में मैडम क्यूरी, जो आपके पास में उनको नोबेल प्राइज मिला था रेडियो एक्टिविटी की हमारे पास में। इसके अगर हम बात करते हैं रेडियम की खोज में, इसके अलावा मैडम क्यूरी को हमारे पास में केमिस्ट्री में भी जो है नोबेल प्राइज मिला था, 2 बार नोबेल प्राइज उनको मिल चुका है। तो उन्हीं के नाम पर हमारे पास में यहाँ पर इसकी दूसरी यूनिट को रखा गया है और वो है क्यूरी। तो 1 क्यूरी इक्वल टू हमारे पास में होता है 3.7 × 10⁻10 बैक्वेरेल। इसके अलावा अगर इसे चेंज करते हैं माइक्रो में, देन 1 माइक्रो क्यूरी इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 3.7 × 10⁻4 बैक्वेरेल। इसके अलावा अदर जो हमारे पास में इसकी यूनिट होती है वो होती है रदरफोर्ड। देन हमारे पास में 1 रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 10⁻6 बैक्वेरेल। और अगर हम रदरफोर्ड और क्यूरी के अंदर अगर हम रिलेशन निकालते हैं दोस्तों तो हमारे पास 1 मिली क्यूरी इज इक्वल टू होता है 37 रदरफोर्ड। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी रेट की, यानी कि किस रेट से हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसके अंदर डीके प्रोसेस होगा। दोस्तों, रेडियो एक्टिव प्रोसेस हमने जैसा कि बताया कि स्टैटिकल प्रोसेस है। देन एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा रेडियो एक्टिव हमारे पास में न्यूक्लियाई जो है डीके हो जाए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों। इसीलिए रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है उस समय, जिस समय हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी को, उस समय जितने हमारे पास में एलिमेंट मौजूद है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रेजेंट हमारे पास में एलिमेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उन सभी की संख्या पे जो है हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी रेट जो है डिपेंड करती है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास में change in number of element with respect to time is directly proportional to number of element at present time। दोस्तों, अगर हम एक बार भी सपोज कर ले कि हमारे पास में t is equal to 0 टाइम पे हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो दोस्तों n0 है, और उसके बाद में अगर हम टाइम t के लिए अगर ये बात करें कि वहां पर n जो है एलिमेंट प्रेजेंट हो, देन हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी की जो रेट होगी, अगर हम t टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, देन उसी टाइम पे हमारे पास में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनकी नंबर पे, उनकी संख्या पे हमारे पास में जो है रेडियो एक्टिविटी की रेट जो है डिपेंड करेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं dn/dt, यानी कि चेंज इन नंबर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट एट प्रेजेंट दैट
टाइम, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा टी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं देन हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ लैम्डा। यहाँ पर जो नेगेटिव हमारे पास में वैल्यू आएगी दोस्तों इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास में ये जो रेट है ये लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डीके प्रोसेस होगी वैसे वैसे हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है दोस्तों कम होते चले जाएंगे और हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी की जो रेट है वो भी कम होती चली जाएगी। और जो लैम्डा है ये हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट को यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों अब फर्दर इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर dt को उस तरफ सेंड कर देंगे और n को हमारे पास में यहाँ पर इधर dn के नीचे ले आएंगे और इस वैल्यू का दोस्तों बोथ साइड जो है इंटीग्रेशन करेंगे। फिर इंटीग्रेशन हमारे पास में 1/n का हम इंटीग्रेशन करेंगे n के रेस्पेक्ट में, फिर हमें वैल्यू मिलेगी log ऑफ n और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे नेगेटिव ऑफ लैम्डा और dt का हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों t और हमारे पास में यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c। दोस्तों हम जानते हैं, हम यहाँ पर सपोज किया है कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमने n0 सपोज किए थे, यानी कि हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर n की जगह अगर हम n0 पुट कर देंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू मिलेगी log ऑफ n0। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास में c की जो वैल्यू है दोस्तों हम वापस से जो है यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, देन हमें वैल्यू मिलेगी log ऑफ n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लैम्डा t प्लस यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दी दोस्तों log ऑफ n0 और आगे से सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए अब मैं अगर यहाँ पर इस वाले log को अगर इस तरफ लेके आता हूँ फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। इससे मैंने इसे क्या लिख दिया दोस्तों log ऑफ n अपॉन n0 लिख दिया और इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ लैम्डा t। देन दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंटी लॉग लिया, इस तरफ मैं log को हटा रहा हूँ और एंटी लॉग मैंने लिया तो यहाँ से तो हमारे पास में सिंपली log हट जाएगा और इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल और जो वैल्यू है वो हमारे पास में पावर में चली जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी n अपॉन n0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा t। इसे हम सिंपली लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा t। तो इस इक्वेशन को दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये हमें शो कर रही है कि n यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू हमारे पास में n0 यानी कि जितने हमारे पास में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल थे उनके मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा t ये वैल्यू जो है सिंपली यहाँ पर डिक्रीज को दिखा रही है, यानी कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाएंगे जो है हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है टाइम t पर है वो जो है नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जितने पार्टिकल्स थे उनसे जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर अगर आप t इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो हमारे पास में n की वैल्यू यहाँ पर n0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास में ग्राफ में शो किया है, हमारे पास n की वैल्यू जो है t इज इक्वल टू 0 पे n0 है और जैसे जैसे हम t की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यानी कि इधर जाने पर हमारे पास में ग्राफ जो है n का जो हो जाएगा वो डाउन चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में एक्सपोनेंशियली जो हो रहा है नंबर ऑफ हमारे पास में जो एलिमेंट है न्यूक्लियाई के वो है जो है दोस्तों यहाँ पर डिक्रीज होते जा रहे हैं। हाफ लाइफ और मीन लाइफ की, तो हाफ लाइफ किसे कहते हैं और मीन लाइफ किसे कहते हैं दोस्तों, जब रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं उनकी संख्या भी कमी होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जितने हमारे पास में न्यूक्लियाई या एलिमेंट थी उनकी संख्या के आधी जो है संख्या रह जाती है दोस्तों। उसी टाइम को जो दोस्तों हम यहाँ पर हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम t अगर हम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के अगर हाफ ले लेते हैं यानी कि n इज इक्वल टू अगर हम n/n0/2 अगर ले लेते हैं यानी कि ये वाली वैल्यू अगर हम ले लेते हैं देन हमारा ये जो इक्वेशन में हमारे पास में टाइम t है ये हमारे पास में हाफ लाइफ कहलाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ किसे कहते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जो है n इज इक्वल टू n0 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2 और आगे हमारे पास में इक्वेशन सेम रहेगी n0 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ लैम्डा t। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n0 से n0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में और रह जाएगा 1/2 और यहाँ पर हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ लैम्डा t। देन फर्दर हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों नेगेटिव जो है यहाँ पर हमने लॉग ले लिया, इस तरफ यहाँ पर लॉग ले लिया और यहाँ पर भी लॉग ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास में log ऑफ 1/2 और यहाँ हमारे पास में एक्सपोनेंशियल का जो साइन है दोस्तों वो log से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में एक्सपोनेंशियल और जो log होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास log ऑफ 1/2 और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव ऑफ लैम्डा t। हमारे पास में यहाँ पर इस नेगेटिव को अगर इस तरफ सेंड करते हैं दोस्तों हमारे पास में जो log के अंदर वाली वैल्यू है वो इनवर्स हो जाएगी यानी हमारे पास में आ जाएगा 2/1। देन इसे सिंपली लिख सकते हैं log ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा t। देन दोस्तों log ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो होती है 0.693 और लैम्डा को अगर इसके नीचे सेंड करेंगे फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन लैम्डा और इस टाइम t को जो हम दोस्तों यहाँ पर कहेंगे हाफ लाइफ, इसलिए हमने यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया हाफ। तो n इज इक्वल टू हमारे पास में अगर n नॉट डिवाइडेड बाय 2 अगर होता है यानी कि जो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट
t इज इक्वल टू 0 पर थे, अगर आधी संख्या हमारे पास में रह जाती है, देन उस टाइम को हम जो दोस्तों नाम जानते हैं हाफ लाइफ के नाम से। अब हम बात करते हैं दोस्तों मीन लाइफ के बारे में। तो दोस्तों मीन लाइफ में हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास में t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल टाइम पर जितने पार्टिकल्स थे उनका अगर 1/e टाइम्स अगर हमारे पास में जो है एलिमेंट रह जाते हैं, तो हम उस टाइम को जो दोस्तों यहाँ पर नाम से जानेंगे मीन लाइफ, यानी कि n इज इक्वल टू n0/e अगर हो जाए तो हम टाइम को क्या बोलेंगे, मीन लाइफ के नाम से जानेंगे। फिर आगे हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देन n की वैल्यू मैंने पुट की n0/e, और आगे वाले इक्वेशन में जो वैल्यू है n0 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ लैम्डा t, देन हमारे पास यहाँ पे n0 से n0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/e इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ लैम्डा t, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देन अगेन हम यहाँ पर वापस जो है दोस्तों लोग लेंगे, और लोग लेने पर हमारे पास यहाँ पर लोग आ जाएगा, बट यहाँ से एक्सपोनेंशियल का साइन जो आपका हट जाएगा और आएगा वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ लैम्डा t। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों log ऑफ बेस e, और यहाँ पर हमारे पास में 1/e, इस नेगेटिव साइन को अगर यहाँ इधर लेके आते हैं, इधर चेंज करते हैं, तो हमारे पास में इनवर्स हो जाएगा 1/e, तो ये हो जाएगा e, यानी लिखेंगे हम सिंपली log ऑफ e इज इक्वल टू ऑफ लैम्डा t। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस भी e है और हमारे पास में वैल्यू भी है, तो हम जानते हैं सेम का log हमारे पास में, यानी कि बेस अगर हमारे पास में कोई वैल्यू है और उसका log हम निकाल रहे हैं, देन सेम बेस के रेस्पेक्ट में हमारे पास में log की वैल्यू दोस्तों 1 हो जाती है, यानी कि हमारे पास में इस वाले log की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर आप लैम्डा को नीचे सेट करते हो, यानी कि 1/लैम्डा, ये हमारे पास में टाइम की वैल्यू दोस्तों, इसी को हम जानते हैं मीन लाइफ के नाम से। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला दोस्तों, इस फॉर्मूले की हम बात करते हैं, इसको हमने नोट करके यहाँ पर शो किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये रूल है, और ये हमारे पास में IIT JEE नीट और इसके अलावा जितने भी हमारे पास सीरीज के एग्जाम होते हैं BSc लेवल पर भी जो है इस फॉर्मूले से जो है दोस्तों क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे पास में अगर बोला गया है कि अगर टाइम t जो है हमारे पास में वो अगर इंटीजर फॉर्म में अगर गिवन है मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि टाइम अगर हमारे पास में हाफ लाइफ का अगर मल्टीपल अगर फॉर्म में गिवन है, यानी कि इस तरीके से कुछ t इज इक्वल टू n हमारे पास में t हाफ, यानी कि ये हमारे पास में हाफ लाइफ है और ये हमारे पास में टाइम है, और ये हाफ लाइफ के हमारे पास में मल्टीपल जो है इंटीजर का उस फॉर्म में जो है टाइम को गिवन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो n/n0 का जो रेशियो होगा दोस्तों वो हमारे पास में होगा 1/2 की पावर n। तो इसको यूज करके दोस्तों इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम किसी भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर हाफ लाइफ अगर गिवन है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास में टाइम गिवन है तो हम यहाँ पर हाफ लाइफ जो है दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो देखिए हाफ लाइफ ऑफ ए पोलोनियम इज 140 डेज, यानी कि पोलोनियम हमारे पास में रेडियोएक्टिव है और इसके हमारे पास में हाफ लाइफ है वो है 140 डेज, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया हाफ लाइफ इज 140 डेज। एंड इन हाउ मेनी डेज 16 ग्राम पोलोनियम रिड्यूस टू 1 ग्राम, यानी कि हमारे पास में 16 ग्राम हमारे पास में क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास में पोलोनियम था, यानी कि हम इसे बोल देंगे 16 ग्राम हमारे पास में n0 की वैल्यू है, और ये रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है 1 ग्राम हो रहा है, यानी कि लास्ट में फाइनली हमारे पास वैल्यू बच रही है 1 ग्राम। तो हमारे पास में यहाँ n इक्वल टू हो गया 1 ग्राम और n0 हो गया हमारे पास में 16 ग्राम। देन यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम दोस्तों ऐसे स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे, और स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पुट करके हम दोस्तों यहाँ पर डेज निकालेंगे कि कितने दिनों में 16 ग्राम पोलोनियम जो दोस्तों 1 ग्राम पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, n की वैल्यू मैंने 1 पुट की, n0 की वैल्यू मैंने 16 पुट की, और यहाँ पर मैंने 1/2 और इसकी पावर n किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 को आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2 की पावर हमारे पास में 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर हमारे पास में n, तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 4। देन फर्दर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम हमें निकालना है t इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास में 4 आ रही है, और हाफ ऑफ लाइफ हमारे पास में 140 डेज है, यानी कि हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिलेगी 0 और 560 डेज, यानी कि 560 दिन लगेंगे एक 16 ग्राम पोलोनियम के हमारे पास में एलिमेंट को 1 ग्राम पोलोनियम के एलिमेंट में कन्वर्ट होने में।